हेलो स्टूडेंट, आज मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत 12th क्लास के केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो कोऑर्डिनेट करता है नॉर्मल और कॉम्प्लेक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज इसमें हम लोग बाइलिंगुअली हिंदी और इंग्लिश में पीपीटी के साथ और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस चैप्टर को आप समझने के और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं। यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। तो सिंपल से हम लोग यूज करते हैं कि जहाँ भी कॉम्प्लेक्स की बात होती है, जिसको हम लोग हिंदी में जटिल वर्ड के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स कि संकुल वर्ड के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स में संकुल, जटिल के नाम से जानते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, लेकिन अगर हम लोग सिंपली अगर डिफाइन करें तो बोलते हैं कि दो या दो से या अधिक जो हमारा सिंपल कंपाउंड होते हैं, अगर वो एक सर्टेन अमाउंट के साथ या सर्टेन रेशियो के साथ मिल करके अगर वो कंबाइन करते हैं, या कहें कि वेपराइज होते हैं, वाष्पित होते हैं, कंडेंस होकर के एक एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, उसी एडिशन कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अगर आप सपोज करिए कि फिटकिरी बनाना चाहते हैं, पोटास एलम जिसको बोलते हैं, तो आप कहते हैं कि वाष्पित करते हैं किसको, पोटासियम सल्फेट K2SO4, और इसके साथ ऐड करते हैं Al2SO4 थ्राइस, इसको ऐड करते हैं, और इसमें वाष्पन करने के लिए आप वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं 24H2O, और इससे एक जो फॉर्मूला निकल के आता है, तो हमारे पास दो जो सिंपल सॉल्ट है मिलने के बाद ये एक हमारा कंपाउंड बनाता है जिसको एडिशन, सब जाकर आपस में जुड़ जाते हैं। जुटने का मतलब हुआ कि हमारा जो ये कंपाउंड है बन गया पोटास एलम, Al2SO4 थ्राइस, ये हमारा पोटास एलम बन गया। इसी प्रकार के कंपाउंड अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे हमारे पास कंपाउंड बनते हैं मोर सॉल्ट, FeSO4 NH4 whole 2 SO4 and that is the 6H2O। इसी तरह से कार्नालाइट, that is the KCl MgCl2.6H2O। और इसी प्रकार के कंपाउंड हमारे पास आते हैं जब हमारे पास 2, 3, 4 कंपाउंड मिलते हैं। तो जैसे आ गया K4FeCN6, या हम लोग कहते हैं और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं तो K2ZnCl2। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो सिंपल कंपाउंड होते हैं, और वो सिंपल कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो एक नया कंपाउंड बनता है उसको हम लोग एडिशन कंपाउंड कहते हैं। इन्हीं एडिशन कंपाउंड में आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे समझेंगे कि कौन सा एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट में चला गया और कौन सा एडिशन कंपाउंड हमारा जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चला गया। बहुत सिंपल वे है। अगर आप इन सारे एडिशन कंपाउंड को फिर से वाटर में हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी में डालेंगे, और जो कंपाउंड का हर एक आयन अलग हो जाएगा, यानी विघटित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, वो कहलाएगा डबल सॉल्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी इस एडिशन कंपाउंड में हमारे पास कंपाउंड है जो कि यहाँ पर कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, उसी को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप जब इसको ब्रेक करेंगे, पानी में डालेंगे, तो यहाँ पर K+SO4- Al+3SO4- मिलेगा, यानी इस प्रकार के आपके पास आयंस मिलने शुरू होंगे, और आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कंप्लीट ब्रेक। इसको भी तोड़ेंगे तो टूटेगा, Fe+SO4- NH4+, ये भी टूटेगा। बट अगर आप इसकी बात करें कि when hydrolysis of this compound, you will get this one is the K+ and FeCN6 and this is the -4, यहाँ ये नहीं टूट रहा है। That means retain their identity, कहा जाता है कि those addition compound which retain their identity in aqueous solution are called complex compound। यानी complex compound का definition हुआ कि जो अपने आइडेंटिटी को बना कर रखता है उसी को complex compound कहते हैं। अब
चूंकि ये क्रैश कोर्स में हम लोग क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको क्रैश कोर्स में क्वेश्चन के जरिए भी बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा कंपाउंड, और आगे हमको कैसे कैसे पता चलेगा क्या क्या इसमें पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैं टर्मिनोलॉजी पे आता हूं, थोड़ा सा मैं आपको कुछ क्वेश्चन से परिचय करा देता हूं, और उसके बाद मैं फिर से उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा आप लोग 8-10 क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन में कैसे हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1, K2FeCN6 पोटासियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट इज A/N क्या है? डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एसिड बेस। ये आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, यानी इसका हमको जवाब देना है। तो हालांकि अभी तो मैंने इसका जवाब बोर्ड पे दिया कि हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, और बताया भी कि क्यों कॉम्प्लेक्स है। इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने 25 क्वेश्चन दिया है, और हाफ ऑफ दिस यूनिट को सॉल्व करने की कोशिश किया है, यानी 25 क्वेश्चन से आधा सिलेबस, फिर अगले 25 से आधा, और सारे मल्टीपल चॉइस। इसमें कहीं कोई अभी मैंने 2 मार्क्स 3 मार्क्स लिखने का नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश किया है। अमोनिया एक्ट एज अ वेरी गुड लिगेंड बट अमोनियम आयन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। दैट इज मीन्स कि अमोनिया जो है वो लिगेंड्स है, लिगेंड्स कहीं ना कहीं वर्ड आ रहा है जिसका मतलब कुछ निकलने वाला है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आया कि ये लिगेंड्स कैसा है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। फिर आगे क्वेश्चन में है कि ये लिगेंड्स पे ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। इस प्रकार जब आप इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना हम लोग इसमें क्वेश्चंस में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारा जो क्वेश्चंस होगा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इसका जवाब कैसे होगा। अब आते हैं हम लोग इन सारे 8-10 क्वेश्चन के जवाब में, और इन जवाब को कैसे लेते हैं इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो है ये सारे कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में रखा, फिर इसको सेकंड पार्ट में हम जाएंगे, फिर इसी तरह से 8-10 क्वेश्चन होगा, फिर थर्ड में जाएंगे। इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन के जरिए इस यूनिट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारे पास इन क्वेश्चन के मदद से इस चैप्टर को समझा जाए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा भी आपके लिए सही, और आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा सही। अब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं अब यहाँ पर आपके समक्ष जो आ रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें बताया गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या डबल सॉल्ट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी एग्जांपल को लेकर के बोर्ड पर आया था और बताया था कि देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये हमारा डबल सॉल्ट है। दैट मीन्स कि ये जो है ना कंप्लीट पोटासियम, सल्फेट, एल्युमिनियम, ये कंप्लीट टूट जाएगा, और ये जो है हमारा आयरन यहाँ नहीं टूट रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों में यही अंतर है कि ये अपने आइडेंटिटी को बनाए रख रहा है, और लेकिन ये कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है, और यही हमारा डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट में और हमारा कॉमन सॉल्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है कैसे हम लोग इसमें कुछ जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन है, देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं कि आयन दिखाया गया कि आयन इसमें 3 तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है, कटायन, फिर एनायन और फिर न्यूट्रल। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कटायन कहलाएगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन कहलाएगा, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा उसको न्यूट्रल कहेंगे। दैट मीन्स कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान होगी। हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये आयन हम लोग के पास बनता है। तो हमारे पास जो 2 तरह के स्फीयर होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं और आयोनेशन स्फीयर होते हैं। आयोनेशन स्फीयर लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है। जब लेफ्ट आयोनेशन स्फीयर रहेगा ना तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो होगा ना वो एनायन बन जाएगा, और जब राइट रहेगा ना तो वो कटायन बन जाएगा, और जब कहीं नहीं रहेगा, ना लेफ्ट रहेगा ना राइट रहेगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये तीनों एग्जाम्पल को यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मिला। फिर आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं। तो देखिए कहा गया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु से किसी एक निश्चित संख्या में जुड़े आयन अथवा अणु, जिसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं, रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी इसके अंदर में कहता है कि ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड्स है, इसका एक सर्टेन नंबर है, इसमें एक चार्ज है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक एक करके पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल कौन है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो ये मेटल होता है ना, ये कहलाता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ये देखिए निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, यहाँ पे कोबाल्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल की बात कर रहे हैं। ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया। इसी प्रकार से सेंट्रल मेटल एटम में आप देख सकते हैं कि आगे जो है लिगेंड्स के, ये सबसे बढ़िया पार्ट्स है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर देखा जाए तो सेंट्रल मेटल के साथ
जो भी एटम और ग्रुप जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मदद से उसके साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। अब ये लिगेंड्स की बात होती है तो लिगेंड्स का डेफिनेशन क्या है कि लिगेंड्स के बारे में कहते हैं कि ऐसे हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो लोन पेयर रखता हो, सिर्फ रखता नहीं हो, दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कहा जाता है कि वो रखता भी हो और डोनेट भी करता हो, करने की क्षमता भी रखता हो। तो उस तरह के केमिकल्स को ना लिगेंड्स बोलते हैं। अब ये लिगेंड्स में हमारे पास जो होते हैं ना, ये इनके टाइप जो होते हैं ना, दैट इज नंबर ऑफ डोनर एटम पे, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप नहीं, वेरियस टाइप नहीं, दैट इन्फिनाइट टाइप्स होते हैं। डोनर एटम का मतलब होता है कि लिगेंड्स जो जिसके पास लोन पेयर होता है वो हमारे कहलाता है कि डोनर है। अगर वो डोनर है तो किसी एक एटम पे होता है तो वो एटम कहलाता है, अगर एक एटम रखता है तो यूनिडेंटेड कहलाता है। अगर ऐसे 2 एटम रखते हैं तो बाइडेंटेड कहलाएंगे, ऐसे 3 एटम रखते हैं तो ट्राइडेंटेड कहलाएंगे, 4 एटम रखते हैं तो टेट्रा कहलाएंगे, अब बहुत सारे रखते हैं तो पॉलीडेंटेड कहलाएंगे। दैट मीन्स कि इस बेसिस पे नंबर ऑफ डोनर एटम पे देखा जाए तो लिगेंड्स का जो टाइप होगा, देखिए यहाँ पे यूनिडेंटेड। अब यूनिडेंटेड में देखिए यहाँ वाटर है, देखिए एग्जांपल पे देखिए ध्यान दीजिएगा, वाटर में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमारा डोनर एटम है, इसको हम लोग एक्वा कहते हैं। इसके भाषा का प्रयोग करेंगे तो इसको केमिकल में एक्वा कहते हैं। इसी तरह से NH3 है, एमीन कहते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड बोलने का मतलब हुआ ना कि दे हैव द ओनली वन डोनर एटम, इनके पास एक डोनर एटम है जो कि डोनेट करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल में चला जाऊं जिसको हम लोग डाइडेंटेड कहते हैं, डाइडेंटेड का मतलब हुआ कि 2 डोनर एटम रखेगा। आप देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है एथिलीन डाइएमीन, तो देखिए एन भी यहाँ डोनर एटम है, यहाँ भी एन है, 2 डोनर एटम है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए ग्लाइसाइनेटो में एक एन है एक ओ है, 2 है। ऑक्सीलेटो में हमारा दोनों ऑक्सीजन पे डोनर एटम होता है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास 2 डोनर एटम रखते हैं। अब इसमें हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट, उभय दंतुक, मतलब कि एम्बिडेंट का मतलब हुआ, ये समझिएगा थोड़ा कि एम्बिडेंट लिगेंड्स किसको बोलते हैं। हमारे पास ऐसे लिगेंड्स है जिसके पास 2 डोनर एटम है, उसके पास 2 डोनर एटम है, बट दे हैव टू टेंडेंसी टू डोनेट अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। उसके पास 2 है लेकिन एक बार में एक ही देने की क्षमता रखता है, दोनों नहीं देता। हाँ, बारी बारी से दोनों अलग अलग दे देगा, लेकिन एक साथ दोनों किसी एक सेंट्रल मेटल को एक साथ डोनेट नहीं करता है। दिस इज द एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स का मतलब ही हुआ कि उसके पास 2 डोनर एटम है या 2 से ज्यादा डोनर एटम है, बट जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना तो मात्र एक डोनर एटम को ही वो पार्टिसिपेट करेगा, और ये हमारा कहलाता है दैट इज द एम्बिडेंट फाइल। तो इसको हम लोग एम्बिडेंट कहते हैं। अब यहां पर भी आप यहां पर देख सकते हैं कि NO2 है, तो N के पास भी डोनर है, O के पास भी डोनर है। एक बार N से लोन पेयर को दे सकता है, एक बार O से दे सकता है। दैट मीन्स नाइट्राइटो जो है, या देखिए थायोसाइनेटो है, ये हमारे पास एग्जांपल है कि इसको हम लोग एम्बिडेंट कहते हैं। इनके पास 2 है डोनर एटम लेकिन एक बार में एक ही देता है, इसलिए इसको एम्बिडेंट हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। अब उसके बाद मैंने कहा था पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड का मतलब क्या होगा? पॉलीडेंटेड मतलब होगा कि दे हैव मोर नंबर ऑफ डोनर एटम, एंड सिर्फ नंबर नहीं है, they have to tendency to donate all donor atom towards the central metal atom, यानी उसके पास है भी और एक साथ बहुत सारे डोनर एटम एक साथ लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है, उसको हम लोग पॉलीडेंटेड कहते हैं। और इस पॉलीडेंटेड को में आप में जाएंगे तो यहाँ के बाद फिर हमारे पास आता है कि ये देखिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, ये देखिए पॉलीडेंटेड को देखिए, देखिए डोनर नंबर 1, डोनर नंबर 2, डोनर नंबर 3, डोनर नंबर 4, डोनर नंबर 5, डोनर नंबर 6। दिस इज द हेक्साडेंटेड। इसके पास 6 डोनर एटम्स हैं, इसको हम लोग EDTA कहते हैं, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। फुल फॉर्म होगा EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। दैट मीन्स कि इसके पास 6 डोनर एटम है और एक बार में ये 6 के 6 डोनेट करने की क्षमता भी रखता है, इसलिए इसका नाम हो गया पॉलीडेंटेड। अब इसमें इसको हम लोग एक और इसमें होता है कि चिलेट लिगेंड। चिलेटिंग किसको कहते हैं? एंड दैट मीन्स किलेटिंग या चिलेटिंग हम लोग बोलते हैं, भाषा में प्रयोग करते हैं। तो हम लोग CH फॉर क भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में CH फॉर च भी बोलते हैं। तो बहुत लोग इसको चिलेटिंग भी बोलते हैं, बहुत लोग किलेटिंग भी बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, मैंने तो किलेटिंग लिगेंड से लिखा है, बट सम प्लेसेस सम पीपल्स सेज हियर द चिलेटिंग। डोंट बी कंफ्यूज, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि चिलेटिंग बोले कि किलेटिंग बोले, आप दोनों बोल सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में चलता है। CH फॉर केमिस्ट्री भी होता है, CH फॉर
चोपड़ा भी होता है, आप जानते हैं इसमें। तो च भी होता है और क भी होता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमके पास चिलेटिंग किसको बोलते हैं, चिलेटिंग। तो अगर हमारे पास कोई डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है और उसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा जो है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है, चिलेट कर गया। दैट मीन्स दे फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड टुवार्ड्स द सेंट्रल मेटल। वो रिंग से बंध जाता है और उसमें चिल कर जाता है और उसके आगे उसके पास टेंडेंसी होती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाने की, उसी को हम लोग चिलेटिंग कहते हैं। तो ये हमारा लिगेंड्स का परिचय था। जो क्वेश्चन था कि हमारे पास क्वेश्चन जो पहले आया था कि लिगेंड्स किसको बोलते हैं, तो बड़ी सिंपल से हम लोग डिफिनेशन देंगे। लिगेंड्स का मतलब होता है कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा डोनर एटम कहलाता है, और जो डोनर एटम रखता है और डोनेट करने की टेंडेंसी रहता है वो लिगेंड्स कहलाता है। अब वो नंबर पे हमारा चला गया कि मोनो, डाई, टाई, ट्राई, टेट्रा, ये हमारे पास नंबर पे हो गए। इसी प्रकार से अगर लिगेंड्स में हम चार्ज की बात करेंगे तो 3 तरह का होगा, पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। जो चार्ज हमको साफ साफ दिखेगा, लोन पेयर के साथ साथ उस पर चार्ज भी रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिगेंड, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिगेंड्स, इसमें हम लोग बोलेंगे। अब एक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर एक संख्या है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं एक सेंट्रल मेटल के साथ, कितने बॉन्ड। सिंपल से आप काउंट कर लेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास आयरन है और 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। हमको ये नहीं देखना कि डोनर एटम कितने, नहीं, डोनर एटम कभी मत काउंट करिएगा, याद रखिएगा। उसमें क्या काउंट करने कि हमने भी कहा कि अगर एम्बेडेड फाइल है उसके पास 2 डोनर एटम है लेकिन एक ही वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो उस समय तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर उसका एक ही कहलाएगा, 2 तो नहीं कहलाएगा। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं कितने खर्च किया ना उस पर वो डिपेंड करता है, मैंने कितने डोनेट किया ना वो डिपेंड करता है, बहुत सारे होने से मतलब नहीं है। तो उसी तरह से हमारे पास लिगेंड्स के पास बहुत सारे डोनर एटम हो सकते हैं लेकिन वो कितना बॉन्ड बनाया ना, जैसे इसके पास 6 है और 2 ही बॉन्ड बनाया तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहलाएगा। इनके पास क्षमता है 6 का लेकिन ये सिर्फ 2 ही डोनेट किए ना तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहलाएगा, 6 नहीं कहलाएगा। हाँ, बट कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, इसमें डोनर एटम कितने हैं, तो बोलेंगे कि पर लिगेंड 6 डोनर एटम है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, तो ओनली 2, 3 जो भी डोनेट करेंगे। तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर में कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होते हैं लिगेंड्स के साथ बनाए गए, देखिए यहां लिखा हुआ उपसह संयोजक बंधों को संख्या को कहते हैं। जितने बॉन्ड बनाएगा ना, जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ना, उसी नंबर को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखना, रखिएगा इस पॉइंट पे, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे तो आप वहां क्या करते हैं, देखते हैं कि डोनर एटम इसके पास 6 है, सीधा आंसर 6 लगाते हैं। आपको वो नहीं देखना, देखना है कि ये बॉन्ड कितना बनाया है, उस बॉन्ड को काउंट करना है, तब लिखना है कोऑर्डिनेशन। जैसे अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं कि जब एग्जाम्पल में आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पर PTCl 6 है तो क्लोरीन 6 है, तो 6 के 6 इसमें बॉन्ड बन गया तो लिख दिया गया कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ देखिए लिख दिया कि 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो 2 है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ तो संख्या 3 ही है तो फिर यहाँ 6 क्यों लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर Fe2O4 दैट मीन्स ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड में आपको 6 कैसे दिखाएगा, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड्स है। कौन, ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो अगर बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो पर ऑक्जिलेटो में 2 डोनर एटम होते हैं, इसका मतलब है कि 2 डोनर एटम है और 3 बार वो आया है तो 6 हो गया। और 6 के 6 डोनर एटम जो है ना वो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब उसी तरह के एग्जांपल यहाँ भी है कि हमारे पास ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाया गया है, क्योंकि लिखा भी गया है कि ये जो है डाइडेंटेड लिगेंड्स है, इसलिए यहाँ पर 6 हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको सीखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पर हमको कैसे जवाब देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसकी मैं चर्चा किया था, और ये काउंटर आयन है, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, जो एग्जांपल से दिख रहे हैं, इन सारे एग्जांपल्स को क्या करने होंगे। इस एग्जांपल्स को मैं ब्लैक बोर्ड के पास आता हूं और वहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे कैसे ये चीज को हम लोग को सीखना है, और आप लोगों को इसको सीखना है। 1-2 एग्जांपल के साथ मैं ब्लैक बोर्ड पे आ रहा हूं और आपको एक पिक्चर से दिखा दे रहा हूं कि कैसे आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। कम यहां पर देखिए आप, मैं एक सिंपल सा पिक्चर डायग्राम दे रहा हूं इसके लिए, और सीखने की कोशिश करिएगा सारे वर्ड को। ये रहा आपका एम फॉर मेटल, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। एल फॉर लिगेंड, एल फॉर लिगेंड। एन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर,
and in bracket this is the coordination sphere, and here that side, here suppose C, and right side that is A. मैंने कुछ लेटर लिखा है, इंग्लिश का लेटर लिखा है. C फॉर कटायन, M फॉर मेटल सेंट्रल मेटल, L फॉर लिगेंड्स, N फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, N फॉर नंबर एंड A फॉर अनायन. दैट मीन्स कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स लिखने के तरीके हैं या डबल सॉल्ट लिखने के तरीके हैं, इसी से बना हुआ, टोटल इसी से बना हुआ है. अब आप सपोज कर लीजिए कि यहां पर मैंने लिखा है Na3 ऐसे, सपोज Fe(F6), तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा? ये कटायनिक है कि एनायनिक है? तो थोड़ी देर पहले जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि जब कोई भी एडिशन कंपाउंड को अगर पानी में डालिएगा तो आयन देता है. अगर वो कंप्लीट आयन देता है तब तो वो डबल सॉल्ट है, लेकिन वो कंप्लीट आयन नहीं देता है, वो अपने आइडेंटिटी को रिटेन करता है, तो वो कॉम्प्लेक्स आयन है. ऐसा ही ये देखिए, अब इसको पानी में डालिएगा तो ये देखिए यहाँ पर Na+ और FeCN6 ऐसे बनाएगा 3-. तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, ये वाला पार्ट तो कटायन, देखिए C4 कटायन, देखिए सोडियम प्लस पे कटायन आ गया, क्लियर हो गया, कटायन हो गया. एंड दैट पार्ट इज एनायन. तो मैंने बिना चार्ज के ही बोला था इसको कि ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है. तो देखिए आपको ये बात समझना होगा कि कैसे ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ. यानी हमारे पास केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट कटायन देन एनायन. लेफ्ट में जो होता है ना, ऑर्गेनिक को छोड़ के, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक को छोड़ के, इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स में ये हमारा रूल चलता है. ऑर्गेनिक में जस्ट रिवर्स हो जाता है कि फर्स्ट कटायन, जैसे सोडियम क्लोराइड, आप देखो पहले आप Na लिखोगे तब Cl. आप बोलना भी वैसे है, लिखना भी वैसे ही है. आप किसी भी कंपाउंड को उठा लीजिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स को, तो पहले आप बोलिएगा भी तो पहले कटायन और लिखिएगा भी तो कटायन. तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमारे पास सोडियम आ गया तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो हो गया एनायनिक हो गया और ये हमारा कटायन हो गया. तो इसीलिए हमने कहा था कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आप ऐसे समझ लीजिए कि ZnH2O6 एंड नाउ हियर द Cl2. अब देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ना पहले आ गया, ये कॉम्प्लेक्स पहले आ गया. दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स अब कटायन हो गया और Cl हमारा एनायन हो गया. तो इसीलिए मैंने ए का प्रयोग किया था. तो ये हमारे पास हो जाएगा कटायनिक कॉम्प्लेक्स और ये हो जाएगा Cl-. दैट मीन्स कि ये हमारा एनायनिक है, ये हमारा कटायनिक कॉम्प्लेक्स है. इसी प्रकार पानी में डाले, नेबर गिव्स कटायन और एनायन, दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया, वो जैसा था. जैसे सपोज कर लीजिए NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, दैट इज ये न तो कटायन में जाएगा न तो एनायन में जाएगा. दिस इज द न्यूट्रल कंपाउंड. ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड हो गया. यहाँ पर ये हमारे पास बता रहा है कि ये अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपके पास टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया. अभी मैंने यहाँ पर दिखाया है कि इसमें होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, दो वर्ड की. तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, ये समझिएगा. एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स का नंबर कुछ भी हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 2, 3, कुछ भी हो सकता है. 2 से लेकर पॉली तक जाता है. लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स का जो काइंड्स है, प्रकार है, या तो सिमिलर हो सकता है तो डिसिमिलर हो सकता है. अगर एक ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स, एक ही प्रकार का लिगेंड्स उस कॉम्प्लेक्स में अगर आया हुआ है तो उसको होमोलेप्टिक कहेंगे. जैसे ये जो मेरा एग्जाम्पल है, दोनों जो एग्जाम्पल है, तीनों जो एग्जाम्पल है, सारे के सारे होमोलेप्टिक्स हैं. देखिए इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर लिगेंड्स फ्लोरीन आया है, फ्लोरो आया है और 6 बार आया है, इसलिए ये होमोलेप्टिक हुआ. इसी प्रकार यहाँ पर एक हुआ जो वाटर है, यहाँ पर हमारे जिंक के साथ जो आया है ये भी 6 बार आया है, ये भी हमारा होमोलेप्टिक हुआ. और CO कार्बोनिल जो आया है ये भी हमारा होमोलेप्टिक हुआ. दैट मीन्स कि ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल होमोलेप्टिक से हैं. तो हेट्रोलेप्टिक्स किसको कहेंगे, तो देख लीजिए एग्जाम्पल है हेट्रोलेप्टिक्स में. ये देखिए मान लीजिए क्रोमियम है, यहाँ पर वाटर 2 हो गया, अमोनिया 2 हो गया, ये अमोनिया 2 हो गया और मान लीजिए Cl2 2 हो गया और ये हमारा Cl हो गया. ये देखिए कॉम्प्लेक्स हमने लिखा है. तो यहाँ पर देखिए वाटर अलग लिगेंड्स है, अमोनिया अलग लिगेंड्स है, क्लोरीन अलग लिगेंड्स है. तो जब ये डिफरेंट लिगेंड्स हो जाएंगे ना तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारा जो है
हेट्रोलेप्टिक हो गया। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में यही फर्क है कि होमोलेप्टिक में सब लिगेंड्स एक जैसे होंगे, सिंगल काइंड्स होंगे, और हेट्रोलेप्टिक्स में सब अलग अलग होंगे। तो ये था हमारा कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट हो गया कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया। अब होता है कि भाई ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसमें तो नामकरण तो आपको करने होंगे, नोमेनक्लेचर में तो जाने होंगे, तो पहले तो अपन लोग को नाम सीखना होगा, फिर नाम के बाद इसके आइसोमेरिज्म के सीखना होगा, तब इसके थ्योरी में जाना होगा। तो फिर मैं नाम के लिए फिर मैं आपको ले चलता हूँ अपने पीपीटी स्लाइड्स पे, वहाँ पे नाम के लिए कुछ रूल्स जो 8-9 रूल्स है उस रूल्स को मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर नोमेनक्लेचर के लिए यहाँ पर वापस आऊँगा और आपको सिखाऊंगा। पहले उस रूल्स को देखिए कि नाम के लिए हम लोग, फिर वैसे ही मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आया हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने जैसे क्वेश्चन लिया था, फिर मैं देखिए सेकंड पार्ट भी मैं इन्हीं 9 से लेकर 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और फिर आपको नोमेनक्लेचर भी, जिस तरह से हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत जब किया तो शुरुआत में देखे कि कैसे टर्मिनोलॉजी के सीखे। टर्मिनोलॉजी में आपने बहुत सारे टर्म्स को सुने, पहले से पढ़े हैं, जानते हैं, और अभी भी आपने टर्मिनोलॉजी में देखा, सुना, क्या क्या सुना कि सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स में बहुत सारे टाइप पड़े कि यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, फिर पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। इसके बाद में फिर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। तो ये सारे टर्म्स को, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, ये सारे वर्ड्स को हम लोगों ने अभी सीखा, ये टर्मिनोलॉजी था। अब है कि उस टर्म के यूज करते हुए अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आ चुके हैं तो नाम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा है द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस वन, इसका सही नाम क्या होगा। तो मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया। फिर मैंने लिखा कि करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मैंने कुछ क्वेश्चन सिर्फ नाम से दिया है। अब इसके लिए तो कुछ रूल्स सीखने होंगे ना, ऐसे तो हम लोग नाम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड तो है नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इनके रूल्स कैसे होते हैं देखिए। लेकिन जो आईयूपीएसी का रूल्स है, आप जो नॉर्मल कंपाउंड के लिए सीखे ना, वही यहाँ भी इंप्लीमेंट होता है। ऐसा मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स कोई रूल होगा, नहीं नहीं, सेम रूल है। फर्स्ट नेम कटायन, देन एनायन, सब सिंपल वहीं से चलेगा। और आप 1 by 1 करके देखिए। इन सब क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं आपके सामने इसके रूल्स को लेकर आया हूँ और आपके डिमांड पे इसको हिंदी में लाया हूँ। साइंस में हिंदी में लिखना बहुत टफ काम है, फिर भी चूंकि बच्चे का रिक्वायरमेंट है तो टीचर बच्चे के रिक्वायरमेंट को ही सॉल्व करता है। और ये देखिए, आपको सबसे पहले जब मैं रूल की बात किया तो सबसे पहला है कि सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं। यही रूल सिंपल में भी पढ़े थे कि फर्स्ट नेम इज कटायन देन एनायन। देखिए यहीं से रूल आपका शुरू हो गया। और रूल में पहला वर्ड कहीं भी, चाहे वो नॉर्मल कंपाउंड के लिए रूल हो या फिर एबनॉर्मल के लिए रूल हो, सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं, इसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या नॉर्मल कंपाउंड में पहले आप धनायन का नाम, जैसे यहाँ पोटासियम धनायन है तो पहले इसका नाम होगा फिर बाद में इसमें। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पोटासियम का नाम पहले लिखना है, जैसे यहाँ पर K2 है, K का नाम पहले लिखना है और फिर एनायन में जाकर के नाम लिखना है। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन, अब आ गया कि अब तो चूंकि एनायन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसके अंदर कैसे नाम करिएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स, फिर लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड्स के नाम में जैसे अब यहाँ पर आ गया C2O4 है तो इसका नाम ऑक्जिलेट लिखेंगे। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि होमोलेप्टिक नहीं है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक है, यानी आपके पास जो हमारा लिगेंड्स है ना वो अलग अलग है, तो उसके भी फिर नाम में प्रॉब्लम होगी, किसको पहले लिखे। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, एक से अधिक लिगेंड होने पर लिगेंड्स के अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम ए से शुरू होता है, किसी का बी से, किसी का सी से, अल्फाबेटिकल फॉलो करेंगे। जैसे ऑक्जिलेटो में ओ शुरू हुआ, एमिनो में ए शुरू हुआ, वाटर में W शुरू हुआ, तो हम लोग A W ये सब की प्रायोरिटी देंगे। जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, यही मेन प्रायोरिटी है। यही बात यहाँ 3 में कहा गया है कि एक से अधिक लिगेंड होने पे लिगेंड्स को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अब देखिए धनात्मक लिगेंड के नाम के लिए, अब उसमें 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। जब पॉजिटिव लिगेंड्स होगा तो उसके नाम में हमेशा कहीं भी पॉजिटिव में, जैसे आप सोडियम लास्ट में EM बोल रहे हैं ना, पोटासियम EM बोल रहे हैं ना, तो वो जो हमारा सफिक्स EM है ना, यहाँ भी देखिए काम कर रहा है। क्या कह रहा है कि धनात्मक लिगेंड के नाम में EM अनुलग्नक लगाते हैं आपको। जैसे कि धनात्मक लिगेंड्स है NH4+, तो बोलेंगे अमोनियम,
PH4 प्लस फॉस्फोनियम, H3O प्लस हाइड्रोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। यम तो हर एक कैटायन पॉजिटिव के लिए लगाए जाते हैं, यहाँ भी लगाए जाते हैं। अब इसमें एक जो सबसे बढ़िया चीज है समझने वाली है कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई भी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। जो उसका सिंपल नाम होता है वही नाम लिखे जाते हैं। जैसे देखिए NH3 एमीन, एक्वा, वाटर को एक्वा बोलते हैं, C6H5 फिनाइल, C6H3P ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, C6H6 बेंजीन, इथिलीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल। देयर इज नो चेंज। कुछ भी कोई सफिक्स नहीं जोड़ना है, कोई प्रीफिक्स नहीं जोड़ना है। जो सिंपल नाम आप शुरू से पढ़ते आए हैं ना, उसी नाम को लिखना है। उसमें जैसा उसका नाम है वही लिखा जाता है। याद रखिएगा, न्यूट्रल वाले में कोई कभी भी कोई आपको प्रीफिक्स या सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। बट आप इसी प्रकार से जब निगेटिव में आएंगे तो आपको पता है कि निगेटिव में आप शुरू से ही आइडो लगाते हैं, ओ लगाते आए हैं। जब हम लोग पुराने रूल्स को देखते हैं तो ओ लगाते थे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और अब नए रूल्स में जो 2012 के बाद हमारा जो सुधार हुआ उसमें आइडो वर्ड यूज हुआ। देखिए पहले वाले रूल में जो था कि एप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, आइसोसाइनो, ये अब इसमें एक सुधार क्या हुआ आइडो लगाने का, कि ओ को हटा के क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ये हमारे रूल्स आ गए। और आप देख सकते हैं कि आपको मैंने कोई भी लिगेंड्स छोड़ा नहीं है। नेगेटिव लिगेंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और मैंने कोशिश किया है कि आपके लेवल तक जितने भी आते हैं, +2 लेवल से होने वाले जो कंपटीशन होते हैं या जो भी +2 में आते हैं, मैंने सारे लिगेंड्स का नाम हिंदी में सर्च करके यहाँ पे डाला है कि एक भी छूटे नहीं आपसे। इस पे ध्यान रखिएगा, इन सारे नाम को सीखिएगा। खास करके आप ये जो माइनस जो चार्ज दिया ना, इस चार्ज को जरूर पढ़िएगा। इसलिए कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे सेंट्रल मेटल का, जब फाइनल रूल में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, वहाँ पे ये बहुत काम करेगा। अगर ये चार्ज आपके पास नहीं दिमाग में रहा तो आप गलत कर देंगे और नोमेनक्लेचर सब सही होते, अंत में जाके आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो गलत हो जाएगा, और वो गलत हुआ तो पूरा गलत माना जाता है। इसलिए जो चार्ज हैं, चाहे वो पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, चार्ज है ही नहीं। बट पॉजिटिव लिगेंड्स में और नेगेटिव लिगेंड्स में आपके पास परेशानी है। आपको इस चार्ज को ध्यान में रखना। जैसे ग्लाइसिनेटो है तो 1 माइनस है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइटो है तो 1 माइनस है। ये चीज को आपको ध्यान में रखने होंगे और उस चार्ज को दिमाग में बनाकर रखना होगा कि हम लोग को कैसे करना है। अब इसके बाद देखिए, अब रूल नंबर 7 में आइए। इसमें देखिए 7 के लिए अब यहाँ पर जैसे उस एग्जाम्पल को जो शुरू में लिया गया था, अब क्या कहा जा रहा है, ये भी एक यहाँ पर पॉइंट नोट करिएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो आप पढ़ रहे हैं, और जब लिगेंड्स के नाम लिखते हैं ना तो उसमें जब चिलेटिंग लिगेंड्स आते हैं, जब चिलेट लिगेंड की मैं चर्चा किया था, चिलेटिंग लिगेंड्स आता है, उसका नंबर 2, 3, 4 बार रिपीट होता है। तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री में या साइंस में 2 बार कोई चीज आता है तो डाई या बाई लिखते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 टेट्रा, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमारे पास वाटर आ गया 3 बार तो ट्राई एक्वा, बस लिख दिए। एक्वा 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 नहीं लिखते, ट्राई एक्वा। लेकिन अगर वही कोई चिलेटिंग लिगेंड आ गया है, अंदर में आ गया है, तो वहां पर 2 को डाई नहीं लिखेंगे, 20, BIS 20, और बाकी उसके नेम को ना स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैं बोर्ड पे इसके लिए आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। तो वो चीज याद रखिएगा, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। इस तरह से उसका जो हमारे पास प्रीफिक्स होगा ना वो चेंज होगा। डाई के जगह पे 20, ट्राई के जगह पे ट्रिस, 4 के जगह पे टेट्राकिस, यानी कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स फोल्ड दैट लिगेंड्स, आपको देखना होगा कि कितनी बार वो लिगेंड्स फोल्ड हुआ, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो वो चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद, अब यहाँ से रूल नंबर 7 के बाद अब देखिए रूल नंबर 8 में अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो देखिए इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि इसके पश्चात केंद्रीय धातु मतलब सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर में ये जो सेंट्रल मेटल है ना, यहाँ एल्युमिनियम सेंट्रल मेटल है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल कहते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अगर यहाँ देखिए चार्ज नहीं है, C2O4 का चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए चार्ज है कि ऑक्सीलेट का चार्ज -2 होता है। तो अगर आप इसका चार्ज नहीं पढ़े होंगे या नहीं जानेंगे तो आपको मुश्किल हो गया। फिर आप इस एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जो 3 है ना वो नहीं लिख पाएंगे। ये चीज के लिए मैं बार बार कह रहा था कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त इन नेगेटिव लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स का चार्ज
आपको याद रखना ही होगा या सीखना होगा, जैसे भी होगा आपको करना ही होगा। और इसके बाद जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो फिर देखा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स किस नेचर का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी धनायन में आता है, ऋणायन में आता है, न्यूट्रल में। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो उस मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में ATE सफिक्स लगाए जाएंगे। जैसे एल्युमिनियम तो एल्यूमिनेट, कॉपर तो क्यूपरेट, जिंक तो जिंकेट, फेरस फेरेट। दैट ये याद रखिएगा किसके लिए आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए आ रहा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए आ रहा है, और ये लिखना है। उसके बाद फिर लास्ट में कहा गया कि आपको बीच में नाम लिखते वक्त कहीं कोई स्पेस का यूज नहीं करना है, कंटिन्यूटी में लेटर को लिखते जाना है, कहीं कोई छोड़ना नहीं है। टीचर पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं कि वो क्या लिखा हुआ, आपको कहीं गैप नहीं देना है, स्पेस नहीं लेना है। ये रूल नंबर 9 है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टोटल 9 रूल्स था, 9 रूल्स को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं कुछ नाम लेकर के आपको प्रैक्टिस के लिए उस बोर्ड की तरफ आ रहा हूं। चलिए अब वहां पर चलते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब खोजते हैं कि इन क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा। आइए यहां पर जवाब खोजते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर ऐसे देखते हैं 3 कॉम्प्लेक्स तो मैंने यहां पे 3 नहीं 4 लिख रखा है। यहां देखिए 4 तो ऑलरेडी मेरे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं पहले इन 4 के नाम से आता हूं। तो अब थोड़े मेरे तरीके से इसको सीखिएगा आप लोग। मेरे तरीके का मतलब हुआ कि दैट मीन्स कि हम जैसे कह रहे हैं ना वैसा सुनने की कोशिश करिएगा। होता क्या है, पहले तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के नेचर को पहचानने की कोशिश करिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने है ये कटायनिक नेचर का है, एनायनिक नेचर का है या न्यूट्रल है। जब तक ये नहीं सीखेंगे तो फिर आपके नाम में कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो जाएगी। तो अगर आप इसके बारे में, फर्स्ट के बारे में नाम करने जाते हैं तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स कटायनिक है कि एनायनिक है। तो पता चला कि ये एनायनिक है। क्यों, क्योंकि इसमें आयोनेशन स्फीयर लेफ्ट में है। मैंने आपको बताया था कि जब आयोनेशन स्फीयर लेफ्ट में होगा तो कॉम्प्लेक्स हमारा हो जाएगा एनायनिक, जब आयोनेशन स्फीयर राइट में होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कटायनिक, जब आयोनेशन स्फीयर कहीं नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा न्यूट्रल। ये देखिए तीनों है। तो फर्स्ट 3 जो है ना, नाम लिखने से पहले ये 3 चीज को पहले ध्यान में रखिएगा। तो अब जैसे ही हमारे को पता लग गया कि एनायनिक है, ओके, अब क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के नाम में सर्वप्रथम कटायन का नाम लिखना है। तो कटायन यहाँ कौन है, तो सोडियम। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सोडियम, जैसे आप लिखते हैं ना वैसे लिखेंगे सोडियम। सोडियम लिखा गया। अब इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है तो सबसे पहले नाम किसका लिखना है, लिगेंड्स का। लिगेंड्स में कितना नंबर है, तो 6 को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, हेक्सा। तो हेक्सा और फ्लोरो, अब मैंने बोला था फ्लोरो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, फ्लोराइडो। मैंने बोला था कि वो 2012 की पहले की बात थी ओ लिखने का, अब आइडो लिखने का है। तो सोडियम और गैप भी नहीं देना, हेक्सा हेक्सा फ्लोराइडो फ्लोराइडो। और इसके बाद अब यहाँ आइए, देखिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। एनायनिक है तो इसको हम लोग फेरस आयरन, तो फेरस में फेरेट 8 लगाना है और फिर लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट, फेरेट के बाद यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखेंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलवेज रिटन इन द रोमन न्यूमरल, नेवर इन द डिजिटल न्यूमरल। आपको रोमन में लिखना है। तो पहले निकालिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखिए यहाँ सोडियम 1 × 3, आयरन अननोन X, and fluorido having the -1, that is here the -1, and total number of the fluorine is the 6, and total net charge 0, no charge, that is the 0. Now you calculate the value will be the +3. So write here the Roman में +3. This one. This is the correct name. And lastly giving to the full stop. कहीं पे कुछ नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप। इसका मतलब हुआ कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि हमको
कॉम्प्लेक्स का नेचर पहचान में आना चाहिए। नेचर जब पहचान लिए तो आपका काम हाफ से ज़्यादा आसान हो गया। उसके बाद जो रूल्स हैं उस रूल्स को पकड़िए। पहला रूल है कि कटायन का नाम पहले लिखना है, धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन में आपके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स को लिखना है, लिगेंड्स के साथ फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, और लास्ट में ये जो आपको पता है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है तो रोमन में लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास है कि आगे जब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ये चूंकि आपके पास जो आयोनेशन स्फीयर है ना राइट चला गया है, इसका मतलब कि अब ये कटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो आपको पहले अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स में पहला नाम किसका लिखना है, तो पहला नाम लिखना है लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स में हमारे पास कौन लिगेंड्स है, तो वाटर को क्या कहते हैं, तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भाषा में एक्वा या एक्वो कितनी बार आया है, तो सिक्स टाइम्स। नाउ हेक्सा, 6 मीन्स हेक्सा, एक्वा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों ये नहीं कि आप करते क्या हो ना हेक्सा एक्वो, तो दोनों में से एक ए उड़ा देते हो, ये आपको गलत हो जाएगा नाम। हेक्सा का ए अलग होगा, एक्वा का ए अलग होगा, ये मत समझिए कि 2 ए लिखा है, ठीक है यही सही है। हेक्सा का ए अलग रहेगा, एक्वा का ए अलग रहेगा, इसको लिखेंगे हेक्सा, एक्वा या एक्वो। इसके बाद जिंक जैसे जिंक लिखते हैं वैसे। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 आएगा, 2 निकाल के देख लीजिएगा। और लास्ट में क्या है Cl, वो है एनायन, तो लिखेंगे क्लोराइड। नेवर राइट क्लोराइडो, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स नहीं है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स से बाहर है, आयोनाइजेशन स्फीयर है, वो पानी में डालने पे टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड जैसे क्लोराइड लिखते हैं ना, सोडियम क्लोराइडो तो नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्लोराइड यूज करना है, क्लोराइडो नहीं। जब वो अंदर होता ना तो क्लोराइडो, अगर वो बाहर है तो क्लोराइड। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आप गलती करते हैं, ऐसा गलती नहीं चलेगा। कब क्लोराइड लिखना है, कब क्लोराइडो लिखना है, ये दिमाग में रखिएगा। जब वो सिंपली बिहेव होगा ना तो आइड रहेगा, जब वो लिगेंड्स की तरह बिहेव होगा ना तो आइडो होगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये 2 मैंने एग्जांपल दिया। अब थर्ड में ये टोटली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो सीधे हमको कॉम्प्लेक्स का ही नाम करना है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास लिगेंड्स का नाम करना है। लिगेंड्स हमारे पास कार्बोनिल है, कार्बोनिल कितनी बार आया, 4 बार आया, बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि कहा गया कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उसमें कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा एक तो न्यूट्रल कंपाउंड भी, कॉम्प्लेक्स भी, और उसके अंदर लिगेंड्स भी न्यूट्रल ही मिल गया, ये तो एक चांस की बात है। तो इसलिए देखिए यहाँ टेट्रा कार्बोनिल और निकेल लिखेंगे यहाँ पे निकेल, और निकेल के बाद आप देखिए यहाँ पे निकेल लिखने के बाद अब क्या होगा कि अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। गजब का ये कंपाउंड है, देखिए सब चीज न्यूट्रल हो गया, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल 0, निकेल x + 0 × 4 = 0, x = 0, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ये हमारा 3 तरह के कॉम्प्लेक्स का मैंने नाम दिया। अब एक हेट्रोलेप्टिक का भी एग्जाम्पल बोर्ड पे हमारा रखा हुआ है, हेट्रोलेप्टिक भी देख लीजिए। हेट्रोलेप्टिक में कहा गया कि नोमेनक्लेचर में अगर 1 से ज़्यादा लिगेंड्स आता है तो आपके सामने परेशानी बढ़ गया। परेशानी क्या बढ़ गया कि इनके नाम तो सब अलग अलग है, तो आप लिखेंगे पहले कैसे। तब कहता है कि सबके आप इंग्लिश नेम लिखिए। तो इंग्लिश में इसको एक्वा, इसको एमाइन, इसको क्लोराइडो। तो अब तो 3 में से एक फैसला हो गया, क्लोराइडो पीछे हो गया, ABC में C बाद में हो गया, अब 2 लेकिन A में आ गया। अभी दोनों A आ गया ना, अब फिर लड़ाई शुरू है। अब क्या करेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेटर को देखेंगे। जैसे इसका एक्वा है, इसका एमाइन है, तो Q और M, अब वहां देखेंगे ABCD में M पहले है कि Q पहले है, तो M पहले है, इसका मतलब कि प्रायोरिटी गोज टू एमाइन। ये हमारा पहला होगा। फिर सेकंड ये होगा। तो पहले हेट्रोलेप्टिक में याद रखिएगा, हेट्रोलेप्टिक के नोमेनक्लेचर में जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स का नाम करेंगे तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने होंगे, तो उनके अल्फाबेट नेम से चलने होंगे। तो ये देखिए पहले इसको लिखिएगा, सेकंड में इसको लिखिएगा, थर्ड में इसको लिखिएगा, तो फिर आपके पास ये गलती नहीं होगी। तो कैसे लिखेंगे डाई एमाइन, ये हो गया डाई एमाइन, डाई एक्वा, और इसके बाद डाई क्लोराइडो, ये देखिए। इसके बाद क्रोमियम, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3rd, और लास्ट में फिर एक क्लोरीन है, तो दैट इज द नॉर्मल क्लोरीन, दिस इज द क्लोराइड, नेवर राइट क्लोराइडो, दैट इज द नॉर्मल क्लोरीन, दिस इज द क्लोराइड। ये आपका नाम रहा है। मैं लगे हाथ एक आपको और नोमेनक्लेचर करा दूं, जो कि मैंने कहा था कि अगर कोई लिगेंड्स चिलेट के फॉर्म में आ गया,
और उसका नंबर 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको भी करा देता हूं आपको। कैसे कराऊंगा ये देख लीजिए, एक नाम उसको भी देख लीजिए, ताकि नोमेनक्लेचर का कोई भी आपको जो हमारे पास कंपाउंड का जो क्वेश्चन हो वो छूटे नहीं। जैसे आप सपोज कर लीजिए ये आपके पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, सपोज ये मैंने लिखा, तो मैंने तो पहले ही कंपाउंड के ऊपर प्लस लिख के आपको बता दिया कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो सीधा सीधे हमको इसका नाम लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड्स है ना, इसको ईएन को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं इथिलीन डायमीन, और इथिलीन डायमीन जो ना चिलेटिंग लिगेंड्स है, ये चिल फॉर्म करता है, ये हमारे रिंग बनाता है। तो ये कितनी बार दिख रहा है, तो देखिए 3 बार दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रिस, TRIS, ट्रिस। नेवर राइट ट्राई, नो, ट्राई नॉट अलाउड। ट्राई नॉर्मल लिगेंड्स के लिए, चिलेटिंग लिगेंड्स के लिए ट्रिस, बीस, टेट्राकिस, इस तरह के हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। और जैसे ही ये हमारा कॉम्प्लेक्स यानी चिलेटिंग लिगेंड्स की बात हम करते हैं आती है, तो उसको पहचान के लिए स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे इथेन 1,2 डायमीन, या आप इथिलीन डायमीन से भी काम चला सकते हैं। दोनों में से कोई नाम गलत नहीं है, ऐसा नहीं दिमाग में बैठाइएगा कि ये गलत नहीं, दोनों में से कोई नाम ठीक है। क्रोमियम एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इज द 3। चूंकि यहां पर आयन पहले से दिया हुआ है प्लस और माइनस, तो यहां लास्ट में आयन लिखा जाता है, रूल है। हम अगर नहीं रहता, हमको ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहता, लेकिन चार्ज नहीं दिखता ना, तो आयन नहीं लिखते। लेकिन यह चार्ज दिख रहा है ना, प्लस या माइनस, तो आयन लिखना है। अगर नहीं दिखता तो नहीं लिखते। तो ये हमारा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आप यहां पर काम कर सकते हैं। अब बातें शुरू होती है कि नोमेनक्लेचर, अगर आप मेरा सारे क्वेश्चंस को उसमें बनाएंगे, जो क्वेश्चंस दिया है उसको बनाएंगे। अब इसमें बातें शुरू होती है, तो अब होता है कि अगर नोमेनक्लेचर आप सीख गए हैं तो आइसोमेरिज्म की बात होती है। आइसोमेरिज्म से पहले एक छोटा सा हमारे पास प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग वर्नर थ्योरी करते हैं। अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी है, जो इनको फर्स्ट प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पहला ये इन्होंने नोबेल प्राइज विनर है। वर्नर ने एक सिद्धांत दिया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता कैसे है। तो इनका जो थ्योरी है बहुत ही आसान थ्योरी है, और इन्होंने बनाया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे आप कर सकते हैं, लैब में या बाहर कैसे भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उनके पास 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होती है। वो 2 तरह की वैलेंसी रखता है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, अलग अलग तरह से ट्रीट करता है अपने कंपाउंड को बनाने के लिए। दैट मीन्स कि एक जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है, एक जो होता है ना उसके चार्ज को सेटिस्फाई करता है, एक जो होता है उसमें हमारा आइसोमेरिज्म को इंडिकेट करता है, एक जो होता है ज्योमेट्री को बनाता है। तो इस प्रकार से इनका जो 4-5 पॉइंट मैंने बोला एक लाइन में, और इसके बाद इन्होंने जो हमारे सामने थ्योरी रख के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की कोशिश किया। तो देखिए जैसे इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6 के लिए इन्होंने काम किया है। तो जब इन्होंने 4, 5, 6 के लिए काम किया है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स इनके कॉम्प्लेक्स में आए हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 6 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं, एक भी अगर आपके सामने रख दिया ना, एक एग्जाम्पल ठीक से अगर आप समझ गए, तो फिर आप आराम से इस थ्योरी को समझ सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे ही समझे, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमारे सामने एक रखा हुआ है कंपाउंड है ऐसे, कोबाल्ट, Cl3 एंड अमोनिया। देखिए ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स है और ये हमारा एनायनिक लिगेंड्स है, जैसा हम लोगों ने सीखा है। इसमें हमारे सामने रखा जाता है कि जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के साथ कंप्लीट बॉन्ड बनाते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि इसको लिखने का तरीका अगर हम लोग एज अ कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख दें, ये देखिए अगर ऐसे लिख दें, तो अब ये डबल सॉल्ट जो है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास 9 जो लिगेंड्स है, 6 अमोनिया के और 3 Cl के, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कोबाल्ट। बट इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन से हियर कि ओनली 6 अमोनिया जो है ना बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 Cl नहीं बनाएगा। दैट मीन्स कि हमारा 6 अमोनिया जो है वो बॉन्ड बनाएगा और Cl नहीं बनाएगा। इसका मतलब यही होता है कि अमोनिया जो होगा कोबाल्ट के साथ जो है
प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, सेकेंडरी का काम नहीं कर रहा, प्राइमरी का काम कर रहा है। और Cl जो है ना सपोर्टर है, इसलिए वो सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। देखिए इन्होंने कितना अच्छा थ्योरी दिया कि जो कंप्लीट बॉन्ड बनाते हैं ना वो प्राइमरी में आएंगे, और जो हमारे पास सहयोगी होंगे ना वो सेकेंडरी में आएंगे। और उनको दिखाने का तरीका इन्होंने कैसे बनाया, ये देखिए इन्होंने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, ये देखिए कोबाल्ट को लिया, ये इन्होंने 6 अमोनिया को एकदम कंप्लीट लाइन से दिखाया कि देखिए ये कंप्लीट लाइन है, ऐसे ये कंप्लीट लाइन है। ये अमोनिया NH3 ये देखिए अमोनिया का इन्होंने कंप्लीट लाइन दिया। और अब इसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी वाले हैं सबको देखिए डॉट लाइन से दिखाया जाता है। ये देखिए हमारे पास सेकेंडरी में डॉट लाइन से दिखाया जाता है। यानी इससे पता लगता है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाल दें और इसके बाद बेरियम क्लोराइड या बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन डाल दें तो वहाँ पर कोई ना कोई हमारा एक कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा जो बताएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और प्राइमरी वैलेंसी इन दिस कंपाउंड, और कितने इस तरह की ज्योमेट्री कैसा होगा, इसका जो पॉलीहेड्रॉन होगा वो कैसा होगा, इसका हमारा जो आइसोमेरिज्म होगा वो कैसा होगा, ये कंप्लीट यहाँ से पता लग जाएगा। अगर हम लोग इसको पानी में डालते हैं तो वी गेट द 4 मोल ऑफ आयन, 1 मोल हमारा कॉम्प्लेक्स का होगा और 3 मोल जो होगा अनायन का होगा। और इस प्रकार से हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दैट इज हियर द 3+ and now the 3Cl minus 3 मोल इसका और 1 मोल और 3 मोल 1 + 3 = 4। अब देख सकते हैं ऐसा मिला हम लोगों को। तो इस तरह से ये हमारा जो था वर्नर का थ्योरी है, इस वर्नर को थ्योरी को हम लोग ऐसे सीखते हैं। इसी प्रकार अब इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आइसोमेरिज्म की तरफ जाता हूँ। तो आइसोमेरिज्म में अगर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ भी मैं आपको 10 क्वेश्चन से परिचय कराऊंगा और उस क्वेश्चन के जरिए ही आपको फिर से बनाना है। तो फिर से आइए इन क्वेश्चन को देखिए, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन को देखिए और फिर आप इस आइसोमेरिज्म को। तो जैसा कि हमने कहा कि अब अगला भी हमारा जो होगा जो आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी हम क्वेश्चन के जरिए ही, जो हमारा 3rd स्लाइड है, देखिए 3rd स्लाइड के सामने मैं खड़ा हूँ। मैं 1st स्लाइड में भी पहले जो टर्मिनोलॉजी था उसमें भी मैंने 8-10 क्वेश्चन की यूज किया, सेकंड में भी यूज किया, 3rd में जो लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन फिर से हैं, तो इसको भी मैं आइसोमेरिज्म में भी इसी के लिए यूज करूँगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड एग्जिबिट्स द लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आप सोचिए कि आइसोमेरिज्म के अंदर लिंकेज की बात की जा रही है, तो मतलब कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। और आइसोमेरिज्म तो आप बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, क्लास 9, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा है कि ऐसा 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करते हैं, वो आइसोमर कहलाते हैं और इस घटना को आप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो चाहे आप ऑर्गेनिक के लिए पढ़ें या इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ें या कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ें, डेफिनेशन नहीं बदलता है, डेफिनेशन वही रहता है। अब यहाँ पर इसमें लिंकेज की बात हो रही है, सेकंड में देखिए ज्योमेट्रिकल की बात हो रही है, 3rd क्वेश्चन में अगर आइएगा तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर पूछा गया है, फिर इसमें 4 में आइएगा तो पूछा गया कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे। इस तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लगाए गए हैं और लगा करके पूछने की कोशिश किया गया कि इसमें आपको बताना है कि कैसे आप आइसोमेरिज्म को सीखेंगे। तो मैं इन क्वेश्चन के जवाब के लिए थोड़ा सा मैं अभी इसी स्लाइड पे रह करके आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि इसी को मेरे को डिस्कस करना है, पूरी बात इसी को डिस्कस करना है। तो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास होता है कि 2 or more कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने से उसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ कहा जाता है स्टीरियो में मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, बट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। व्हाई एंड हाउ? व्हेन these ligands be arranged in space in the different pattern। इसके साथ जो लिगेंड्स लगे हुए ना वो जब स्पेस में डिफरेंट पैटर्न से अरेंज होते हैं तो वहां पर हमारा स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेसिकली इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स में हमारा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो ऑर्गेनिक जैसा नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हम लोग अब्रॉड बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल होता है। अब ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के साथ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में लिंकेज आइसोमर की बात हो रही है, जिसको हम लोग बंधनी समवायता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझिएगा, मैं एक एम्बिडेंट लिगेंड्स का नाम लिया था,
एम्बिडेंट लिगेंड्स का नाम लिया था, कहा था कि 2 उसमें डोनर एटम होगा, लेकिन एक बार में एक ही एटम डोनेट करेगा। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म वहीं पे ये हो सकता है जहां पर एम्बिडेंट लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स में होगा। अगर एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है कॉम्प्लेक्स में तो लिंकेज आइसोमर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए साइनाइड है, C और N है, तो साइनो जो है ये हमारा एम्बिडेंट लिगेंड्स है, एक बार C से बॉन्ड बनाएगा, एक बार N से बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग को क्या करने होंगे, देखने होंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा कोई लिगेंड्स है या नहीं जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स है। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो बोलेंगे यस, यहां पर ये वाला जो हमारा लिगेंड्स है ये हमारा लिंकेज आइसोमर फॉर्म करेगा। एज पर एग्जांपल नाउ सी हियर, देखिए यहां पर, यहां NO2 है, देखिए यहां पर, देखिए यहां NO2 है और यहां ONO है। यहां बताया जा रहा है कि N से लिंकेज हुआ है और यहां बताया जा रहा है कि O से लिंकेज हुआ है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो लिंकेज आइसोमर पहचान करने का तरीका हुआ कि आपको ये देखने होंगे कि आपके कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट लिगेंड्स है कि नहीं। अगर एम्बिडेंट लिगेंड्स है तो बोलेंगे यस, यहां पर हमारा लिंकेज आइसोमर होगा। नेक्स्ट में सेकंड में है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 जो होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों एडिशन कंपाउंड की तरफ मिले हुए रहेंगे। तो जब वो ऐसे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कॉम्प्लेक्स रहेंगे और दोनों मिले रहेंगे, तो उनमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेंट्रल मेटल को क्यों एक्सचेंज कर देंगे या लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देंगे, तो उसका एक नया जो आइसोमर तैयार हो जाएगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। आप देखिए, यहाँ देखिए, मैंने अभी कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स जो लेफ्ट में है ना ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और जो राइट में है ना एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एक कोबाल्ट से अमोनिया बंद जुटा हुआ है, जो हमारे पास क्रोमियम से साइनाइड जुटा हुआ। यहाँ क्या किया गया, आप देखिए कुछ नहीं किया गया, ये सीधे ना इसके सेंट्रल मेटल को यहां ला दिया गया और इसके सेंट्रल मेटल को यहां ला दिया गया। सेंट्रल मेटल को बदल दिए तो दोनों कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल इंटरचेंज कर गया, तो एक नया आइसोमर हो गया, उसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमर। तो आप लिंकेज में देखें कि हमारे पास एम्बिडेंट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या सीखे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सीख रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, एक कैटायनिक एक एनायनिक होने चाहिए लेफ्ट राइट में, और उनके सेंट्रल मेटल को केवल एक्सचेंज कर दीजिएगा, आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाएगा। थर्ड में देखिए हमारे पास जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके पास राइट साइड में कोई ना कोई निगेटिव हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, और वो निगेटिव लिगेंड्स और अंदर में जो निगेटिव लिगेंड्स है वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, आपस में अपने पोजीशन को बदलते हैं, आपस में वो क्या करते हैं, एक अंदर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयोनेशन स्फीयर में जाते हैं, आयोनेशन से कोऑर्डिनेशन में आते हैं, और उनसे जो नया नाम बनता है उस प्रकार से अगर देखिएगा तो उसका एक जो प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी होता है ना वो चेंज कर जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि कोबाल्ट, अमोनिया, क्लोरीन और NO2 माइनस निगेटिव लिगेंड्स है और Cl निगेटिव लिगेंड्स है। ये जब इसमें एक्सचेंज होगा तो निगेटिव से निगेटिव में होगा, कभी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, कभी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा या न्यूट्रल नहीं होगा, जब होगा तो निगेटिव में। तो इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर के लिए तय होता है कि निगेटिव लिगेंड्स अंदर भी होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। अंदर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होना चाहिए, अब बाहर मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर में होना चाहिए। तो देखिए NO2 यहाँ बाहर में है, देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और उसके बाहर में लेफ्ट या राइट वाले को आयोनाइजेशन स्फीयर करते हैं। तो यहाँ NO2 जो है ना बाहर में है और Cl अंदर में है, ये NO2 Cl के जगह पे आएगा, Cl उसके जगह पे जाएगा, और इस प्रकार से जब हम लोग अगर इसका टेस्ट करते तो ये क्लोराइड का टेस्ट देता है, ये नाइट्राइट का टेस्ट देगा। तो दोनों को अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे ना तो दोनों कॉम्प्लेक्स का जो आयोनेशन आइसोमर है दोनों का हमारा अलग अलग टेस्ट भी अलग होगा। तो इस प्रकार से आयोनेशन आइसोमर के लिए जरूरी होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी नेगेटिव लिगेंड हो और आयोनेशन स्फीयर में भी नेगेटिव लिगेंड हो, और वो जब एक्सचेंज करता है तो उससे हमारा जो नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो आयोनेशन आइसोमर कहा जाता है। अब इसके बाद एक लास्ट है हाइड्रेट आइसोमर, जो हमारा यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है उसको हाइड्रेट आइसोमर। तो हाइड्रेट वाले में क्या होता है, एग्जैक्ट याद रखिएगा कि लिगेंड्स को अंदर में वाटर कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम। अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, तो मिनिमम 2 होना चाहिए। और इसके साथ एक और पॉइंट मैं बता दूं, उसके बाद जो आयोनेशन स्फीयर में हमारे पास लिगेंड्स होने चाहिए वो निगेटिव लिगेंड्स होने चाहिए। अंदर में वाटर एक्वा
लिगेंड्स न्यूट्रल होना चाहिए, बाहर में हमारे पास कोई भी निगेटिव लिगेंड्स होना चाहिए। जैसे यहां देखिए हेक्सा, एक्वा, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, 3 क्लोरीन आयोनेशन स्फीयर में है, 6 वाटर अंदर है। तो बारी बारी से आप इसके डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर बना सकते हैं। एक बार एक वाटर को बाहर करेंगे, एक Cl को अंदर करेंगे फर्स्ट, फिर दूसरी बार में एक वाटर को बाहर करेंगे, Cl को अंदर करेंगे सेकंड, तीसरी बार में तीसरे Cl को अंदर करेंगे, तीसरे वाटर को बाहर करेंगे। इस प्रकार से टोटल आपके पास इसके 3 हाइड्रेट आइसोमर हो जाएंगे। और ये जो हमारे नॉर्मल जो देख रहे हैं, नॉर्मल हमारे पास आइसोमरिज्म होता है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमर के जो इसमें 4 टाइप हैं, कौन कौन? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्यूशन आइसोमर भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार से इसमें आप 4 को आप देख सकते हैं। एक हमारे पास 5वां थोड़ा कम्प्लेक्स के अंदर कम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन होता है, आप वहां भी उसको भी सीख सकते हैं। उसमें भी केवल क्या करते हैं, पोजीशन को बदलते हैं, लिगेंड्स के पोजीशन को बदलते हैं। अब हमारे पास जो ये है आगे जो हम लोग का है स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात होती है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को मैं ऐसा करता हूं कि इसको अगले क्लास में लेकर आता हूं। आपके पास इतना दूर में जितना प्रॉब्लम होगा आप प्रॉब्लम को लेकर आएंगे, पूछने की कोशिश करेंगे, और मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म को अगले क्लास में लेकर आता हूं। साथ में आपको मैं बता दूं कि देखिए मैं लास्ट में क्या अगले क्लास में पढ़ाने वाला हूं, आपको टॉपिक देकर जा रहा हूं। देखिए क्या क्या मैं अगले क्लास में पढ़ाने वाला हूं। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड्स फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके लिए आप इतना परेशान होते हैं, इन सारे थ्योरी के लिए बहुत परेशान होते हैं आप, ये थ्योरी कैसे समझा जाए। अगले क्लास को आप जरूर आप देखेंगे, हमारे YouTube चैनल को जरूर देखेंगे, आपको ये पता लगेगा कि इन थ्योरी को कैसे चुटकी बजाते ही सॉल्व किया जाता है। इनके क्वेश्चन को मैं इनके भी 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा ये थ्योरी हमारा क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।